करते हैं। सजायाफ्ता राम रहीम की जेल वापसी को लेकर हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने यह कहा है कि इसका फैसला मेदांता अस्पताल के डॉक्टर करेंगे, जिसको लेकर यह बताया कि दिक्कत के चलते सुनारिया जेल प्रशासन ने उन्हें पीजीआई रोहतक में भर्ती करवाया था, जहां राम रहीम के 2 टेस्ट होने थे, जबकि इसकी सुविधा पीजीआई में नहीं है। ये टेस्ट मेदांता या एम्स दिल्ली में होते हैं, लेकिन कोरोना के चलते एम्स में फिलहाल वो टेस्ट बंद हैं। इसीलिए राम रहीम को मेदांता भर्ती करवाया गया है, जिस वजह से राम रहीम की सेहत को लेकर जेल वापस भेजने का जो फैसला मेदांता अस्पताल के डॉक्टर करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए नई शर्तें थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ट्यूबवेल कनेक्शन लेने पर किसी भी तरह की शर्त नहीं लगाई है। इसके अलावा सरकार ने नहरी कमांड, नॉन कमांड, पेडी नॉन पेडी की शर्तों को भी खत्म करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए सरकार एक निश्चित गहराई निर्धारित करने वाली है। मैं एक बात पूछूं, 3.5 साल बाकी पड़े हैं। अभी बाबा जी के सेहत से हम इस बात को कैसे तोड़ेंगे? उनकी पंजाब से भी देखिए, उनके क्या हमें पंजाब से कोई हमारा लेना देना, हमें वो लेना है जो जेल के हमें अधिकारी बता रहे हैं, उनकी पोजीशन क्या है, उनकी सेहत क्या है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। हमारा नजरिया वही होता है। बाकी इलेक्शन यूपी में हो, पंजाब में हो, उसका बाबा जी से क्या लेना देना। बाबा जी से कोई वोट का फायदा नहीं होता? नहीं, हमें इस एंगल से कोई नहीं देख रहा। हम उन्हें एक कैदी करके देख रहे हैं। एक कैदी से हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी हरियाणा की नेता डॉक्टर कमला वर्मा का हार्ट फेल होने से यमुनानगर में निधन हो गया। वो 34 दिनों से अस्पताल में एडमिट थी। वो 93 साल की थी। बताया जा रहा कि कमला वर्मा कोरोना और ब्लैक फंगस की चपेट में आने के चलते गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुई थी। डॉक्टर कमला वर्मा 1977, 1987, 1996 में 3 बार हरियाणा की कैबिनेट मंत्री रही और उनका जो राजनीतिक जीवन है बहुत ही सम्मानित और गौरवपूर्ण भी रहा है। उसका जो श्रेय है जनसंघ और बीजेपी को है, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई वरिष्ठ नेताओं के साथ उनका काम करने का अनुभव रहा है। डॉक्टर कमला वर्मा हरियाणा बीजेपी की प्रथम महिला प्रधान भी रही हैं। इसके बाद वो प्रदेश और देश के महत्वपूर्ण पदों पर भी रही। बताते चलें कि लॉकडाउन में यमुनानगर की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कमला वर्मा के पास पीएम मोदी ने फ़ोन भी किया था। कमला वर्मा ने तब ये बताया था कि मेरी आवाज़ सुनकर पीएम ने कहा कि बहन की आवाज़ आज भी कड़क है। तो मैंने कहा प्रधानमंत्री की बहन हूँ, कड़क क्यों नहीं होगी। तो इसी से एक जो व्यक्तित्व है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से उनका राजनीतिक सफ़र जीवन रहा कमला वर्मा का। जी, हमारे पास एडमिट हुए थे डॉक्टर साहब 20 मई को। तो उनकी कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। तो पहले उनका ट्रीटमेंट यहाँ राजपुरा एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चल रहा था। वहाँ उनको सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट नहीं रिसीव हुआ तो यहाँ पे आए थे। तो हमने उनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स और जो भी एंटीवायरल रेमडेसिविर ट्रीटमेंट है सब स्टार्ट किया था कोविड के लिए। फाइनली स्लाइट इम्प्रूवमेंट थी, बट लेटर ऑन उनको हमने डिटेक्ट किया कि कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं, परसिस्टेंट हेडेक वगैरह। तो उनका फिर हमने इन्वेस्टिगेशन भेजी। उस पर पता चला कि म्यूकोरमाइकोसिस पॉजिटिव है, ब्लैक फंगस पॉजिटिव आया था। उसके लिए हमने नोटिफाई किया सरकार को, सीएमओ साहब को, पंचकुला अथॉरिटीज़ को। तो ये 30 तारीख को रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। फिर नेक्स्ट डे उनका हमारे पास इंजेक्शन अवेलेबल हो गए थे। हमने 4 इंजेक्शंस पर डे के हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एम्फोटेरिसिन बी। आज मेरे आदरणीय माताजी डॉक्टर कमला वर्मा का देहांत हो गया शाम को लगभग 7:30 बजे। वो पहले कोरोना से पीड़ित हुए थे, फिर कोरोना से वो ठीक हो गए तो उन्हें ब्लैक फंगस हो गया। ब्लैक फंगस से भी बाहर आ रहे थे तो आज अचानक उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो गया। डॉक्टर्स ने कोशिश की उन्हें रिवाइव करने की, लेकिन कर नहीं पाए। माता जी का बहुत लंबा सामाजिक और राजनीतिक जीवन रहा है और पूरे हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता के रूप में उन्होंने अपने जीवन के बहुत वर्ष बिताए। परिवार में वो एक माँ होती थी, कभी मंत्री नहीं रही, कभी राजनेता नहीं रही। और हमें भी बहुत समझाया करते थे कि भाई परिवार को निष्ठापूर्वक चलाओ।
हमने भी उनका अनुसरण किया। उन्हीं की वजह से आज तक हम भी बहुत ही प्रसन्न रहे, आदरणीय है हमारी ओर, इसलिए हम उन्हें शत शत नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान। और किसान नेता राकेश टिकैत की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात पर घमासान छिड़ गया है। मुलाकात पश्चिम बंगाल में हो रही है और बयानबाजी पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रही है। किसान नेताओं का इस मुलाकात पर यह कहना है कि कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है। जी हां, बंगाल में किसानों के मुद्दों को लेकर दरअसल ये मुलाकात बताई जा रही है। चुनावों में किसानों ने वहां बीजेपी का विरोध किया था और वहां जीत टीएमसी की हुई थी। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, वो बंगाल के दौरे पर गए हैं और वहाँ के जो हाल में ही निर्वाचित ममता बनर्जी की सरकार बनी है, तो उनसे मुलाकात के लिए वो गए हैं। ये कोई मतलब राजनीति से जोड़ करके या अन्य किसी बात से नहीं देखा जाना। तो किसानों के मुद्दे उठाने के लिए वहाँ जो टिकैत साहब गए, एक बड़ी अच्छी पहल है और बड़ी अच्छी सोच है। और अगर प्रधानमंत्री जी हमने किसानों ने गले लगा करके हमारी बात को मान ले, तो हम उनसे कौन सा गुरेज है बात करने का। अब तो माननीय राकेश टिकैत जी ने और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ईमेल। और सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कोरोना के समय एक ही गोल है और वो है मानवता की सेवा करना। यह समय राजनीति का नहीं है बल्कि कोरोना से लड़ने का है। कोरोना को हराने में कई संस्थाएं अपना सकारात्मक योगदान दे रही हैं। प्रधानमंत्री ने फैसला किया है कि 21 जून से 18+ के लिए देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन फ्री में मुहैया कराई जाएगी। सांसद नायब सिंह सैनी ने नागरिक अस्पताल में जय भगवान गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर स्वास्थ्य विभाग को दिए और इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के संसाधनों में किसी भी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी। सरकार लगातार वैश्विक महामारी कोरोना को हराने में लगी है। जब ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी लोगों को, तो कंसंट्रेटर देने का वो लगातार कार्य जारी है। उसी कड़ी के अंदर जब मैंने किशन गोयल जी से बात किया तो इन्होंने कहा कि 20 कंसंट्रेटर मैं कैथल हॉस्पिटल के अंदर दूंगा और उस 20 कंसंट्रेटर की पहली खेप आज ये 5 कंसंट्रेटर यहाँ पर पहुँच गए हैं और जल्दी ही अगर और भी आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। और जमीन की चकबंदी के संबंध में जानकारी मांगने के लिए आरटीआई लगाई गई। जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग ने नगर निगम फरीदाबाद पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट एलन पाराशर ने 2018 को भूमि की चकबंदी के संबंध में नगर निगम से जानकारी मांगी थी, लेकिन नगर निगम उन्हें जानकारी देने के बजाय लगातार टालता रहा, जिससे परेशान होकर उन्होंने इसकी अपील राज्य सूचना आयोग से की। नगर निगम फरीदाबाद की ओर से अभी तक जुर्माने का भुगतान नहीं किया गया है। ये जुर्माना निगम के संबंधित अधिकारियों के वेतन से काटा जाना था, लेकिन अभी तक नहीं काटा गया है। बताते चलें कि सरकारी विभागों में पारदर्शिता लाने के लिए साल 2005 में सूचना का अधिकार आम जनता को दिया गया था, लेकिन आज भी सरकारी विभाग में बैठे हुए कुछ अधिकारी सूचनाओं को जनता से छिपाना चाहते हैं। मैंने एक आरटीआई लगाई थी एक रकबे के चक्कर में कि ये रूल उसमें डालडोरा में आता है या निगम में आता है। ये आरटीआई लगाई थी मैंने 16/8/2018 को। उसके बाद मैंने अपील करी इसकी 29/4/2019 को। उसमें भी इन्होंने कोई रिप्लाई ना देने के बाद इनके खिलाफ शोकाज नोटिस हुआ 25/2/2020 के कि भाई आप के खिलाफ 20,000 रुपये पेनल्टी की जाती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।